हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम हिंदू एडिटोरियल 10 जुलाई 2023 की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। सबसे पहला एडिटोरियल है ब्लड लाइन। देखिए आज 4 एडिटोरियल है और इसमें 2 एडिटोरियल जो है वो आपके प्रीलिम्स के लिए है और एक एडिटोरियल जो है वो मेंस के रूप में है। ठीक है, ये जो सामने दिख रहा है आपको प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। और जो लास्ट वाला एडिटोरियल जो मैं आज डिस्कस करूंगा वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो है ब्लड लाइन। क्या बताया जा रहा है, आप सबसे पहले इसको प्रश्न को समझिए। अब देखिए, अगर आप सपोज कीजिए आपका कोई फ्रेंड है और आप हैं, ठीक है, यहां पे आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपको कह रहा है आप बर्गर खा रहे हो, उसके लिए आपको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहा है। आप बर्गर खा रहे हो तो लोगों के सामने बता रहा है भैया ये बर्गर इतना बेकार है, लेकिन मेरा दोस्त फिर भी इसको खा रहा है। लेकिन वही काम अगर आपके फ्रेंड करें तो क्या होगा। तो यहां पे आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हो, लेकिन उस काम को आप फिर खुद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ये बनती है कि आप भी अपने दोस्त के जैसा होते जा रहे हो। ठीक है, तो यही चीज यहां पे बताया जा रहा है कि जो क्लस्टर म्यूनिशन है, जो एक हथियार है क्लस्टर म्यूनिशन, उसको क्या कर रहे हैं, पहले रसिया उसको यूज करता था, तो उसके लिए जो अमेरिका है वो क्रिटिसाइज करता था कि इस तरह की जो एम्यूनिशन है उसको यूज नहीं करना चाहिए, इस तरह के आर्म्स एम्यूनिशन को यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या कर रहा है, वही चीज यूएसए अब यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है कि आप जाओ और लड़ाई के लिए तैयार रहो रसिया के साथ। तो सोचिए ये अब क्या चीज कहलाएगा, इसके बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपके वेस्ट और अमेरिका है वो यूएस यूक्रेन को पुश कर रहे हैं कि वो और ज्यादा उकसाए किसको, आपके रसिया को, जिससे कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई और लंबे समय तक जो है चलता रहे। अब इससे बेनिफिट भैया यूएसए को, ठीक है, इससे बेनिफिट यूएसए को है। यूएसए को क्यों है, क्योंकि उसके पास जो आर्म्स और एमुनिशन है वो कहीं ना कहीं परचेज कौन करेंगे, आपके यूक्रेन करेगा। और साथ ही साथ जो वेस्ट का है वो भी सपोर्ट मिलेगा, मतलब जो अमेरिका है उसको सपोर्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए इतने बड़े लड़ाई के बीच में वो बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जो है वो बनी हुई रहती है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बेटर जो चांस है यूएसए को वो अपने आर्म्स और एमुनेशन को प्रमोट करना, जो कि वो इस जैसे आपके हुए थे ना लास्ट सीरिया के केस में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी जो आर्म्स और एमुनेशन है कहीं ना कहीं आपको दिखाना तो था, तो कहाँ दिखा सकते हो, आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जिससे आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या इसमें बताया जा रहा है, इस तरह की चीजें जो हथियार लाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो क्लस्टर म्यूनिशन है वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि वो क्या कर सके, जो रसिया की इन्वेजन है जो दिखाती है किसको, कीव और वेस्टर्न एलाइज की जो कीव है और जो वेस्टर्न एलाइज की है उसके स्टैंड्स को क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, जो इस तरह के डिसीजन जो लिए हैं कि भैया हम यूक्रेन को जो है क्लस्टर म्यूनिशन जो है देंगे, तो ये दिखाता है कि यूएस कितना रेडी है अपने हथियार को यूक्रेन में देने के लिए और लड़ाई को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये क्या होते हैं, बहुत सारी जगह पे क्या होते हैं, रिमाइंडर्स, यानी कि बेकार भी साबित होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसको ठीक तरीके से यूज नहीं किया जाए तो ये क्या होते हैं, खराब होते हैं, और खराब होने के साथ साथ वहीं पे ही फट जाते हैं। और वहीं पे फटेंगे तो वहां पे लोग कौन है, सिविलियन लोग से। ठीक है, आप एक सपोज कीजिए ए पोजीशन से आप किसी बी पोजीशन पे अटैक करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे तो भैया चलो जो रसिया के मिलिट्री है उनके ऊपर अटैक करना चाहते हो, लेकिन आप जिस जगह से यूज कर रहे हो वो अगर मान लो सिविलियन स्पॉट रहा उस जगह पे, तो क्या होगा, नुकसान किसको होगा, सिविलियन को होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नुकसान जो होगा सिविलियन को होगा, अपने ही देश को ज्यादातर ये नुकसान पहुंचाओगे। या फिर अगर मान लीजिए बी पोजीशन पे आपने भी भेज दिया, सपोज करो वो वहां पे जाके उस टाइम पे नहीं फटा, तो कभी ना कभी तो फटेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम जो है
आ रही थी और इसी के वजह से इसको कुछ बहुत सारी कंट्रियों ने क्या किया था, ओवर देन 100 कंट्रीज ने इसको क्या किया था, बैन किया था कि भैया इस तरह के हथियार जो है हमें ही उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम इस हथियार को क्या करते हैं, बैन करते हैं। लेकिन यूएस ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया था, क्लस्टर म्यूनिशन को, जिसके कारण से वो क्या कर रहा है, इसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसको बना रहा है और सप्लाई कर रहा है। और वो जैसे कि मैंने बताया कि वो क्रिटिसाइज कर रहा था कि रिसेंट पास्ट में कि इस तरह की जो एम्यूनिशन है उसके साथ वो लड़ रहा है और ये कहीं ना कहीं वॉर क्राइम को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, यूएस यू टर्न ले लिया और उसने 42nd जो एड पैकेज भेजा है किसके पास, यूक्रेन के पास, रसिया की इन्वेजन के लिए, शुरुआत के लिए। तो यहां पे उसने क्या किया है, इस हथियार को क्या किया है, डिसीजन लिया है कि उसको भेजेगा यूक्रेन के पास लड़ाई के लिए। ठीक है, तो ये चीज बताया जा रहा है। अब यूक्रेन जो है पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, वेस्ट के लिए, अपने हथियार के लिए। तो वो वेस्ट के हथियारों को ही तो यूज करके उन चीजों को कर सकता है और इससे बेनिफिट होगा आपके अमेरिका को, यानी कि यूएसए को। ठीक है, और इस तरह से अगर ये देखा जाए कि यूक्रेन अगर इतना ज्यादा वेस्ट पे डिपेंडेबल हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके रसिया को भी क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो रसिया क्या कर रहा है, अपनी जो इंडस्ट्रीज है जो कि वेपन सप्लाई करते हैं उनको कहीं ना कहीं और ज्यादा तेज कर दिया, और ज्यादा पिकअप में वो आ चुके हैं, जिससे कि जो सप्लाई है, जो एमुनेशन की या फिर वेपन्स की सप्लाई है फ्रंट लाइन में, वो क्या हो, रुके ना, अनइंटरप्टेड ना हो। ठीक है, इंश्योर करना कि अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है वेपन का ना हो फ्रंट लाइन में। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भैया जो लड़ाई है अभी फिलहाल तो रुकने वाली नहीं है। ठीक है, जो लड़ाई है अभी रुकने वाली नहीं है। अगर हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं अगर कंपैरिजन करें यूक्रेन और आपके रसिया को, तो यूक्रेन अभी भी डिसएडवांटेज पोजीशन पे, लेकिन बहुत सारों का ये मानना है कि कुछ जगह पे जो है यूक्रेन जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ जगह पे जो है जैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को कहीं ना कहीं जीत रहा है, किसकी मदद से, वेस्ट और यूएसए के मदद से। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अभी भी बहुत जगह में पीछे है आपके रसिया से। ठीक है, अगर बात की जाए, अगर वेस्टर्न की बात की जाए, वेस्टर्न कैलकुलेशन के हिसाब से अगर स्विफ्ट विक्ट्री होती, कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो दिख रही है वो स्विफ्ट विक्ट्री, बैटलफील्ड विक्ट्री जो है दिख रही है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कहाँ पे, खार्किव और खारसोन में, जो लास्ट ईयर से जो किसके पास है, आपके रसिया के पास है, वहां पे कहीं ना कहीं जीतते हुए जो यूक्रेन है वो दिखता नजर आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं जीत रहा है। और ये डायनेमिक चेंज कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है किसके ऊपर, रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी कि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, कि वो कहीं ना कहीं यहाँ से पीछे उठ रहा है। लेकिन अगर सही से इसको आकलन किया जाए, देखा जाए, तो इससे क्या पता लगता है कि जो रसिया की डिफेंस है वो कहीं ना कहीं इसको फोर्टिफिकेशन करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने 1000 किलोमीटर का लॉन्ग फ्रंट लाइन बना हुआ है। अगर थोड़ा बहुत हिस्सा अगर यूक्रेन जीत भी लेता है तो वो भी बड़ी मुश्किल से जीत रहा है, यानी कि उसको अपने सैनिक दल को या फिर अपने आर्म्स और एमुनिशन को ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही है कि वो थोड़ा सा एरिया को कवर अप कर पाए। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे आउटस्कर्ट ऑफ खार्किव हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, यहाँ पे जो बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को फेस करनी पड़ रही है, और कुछ माइनर टेरिटरी को यूक्रेन ने कहीं ना कहीं यहाँ पे गेन भी किया है, इस चीज का भी पता लगता है। लेकिन अगर सदर्न ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है किसको चुकाना पड़ा है, आपके यूएसए को, सॉरी आपकी यूक्रेन को। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ बात की जाए, जैसे इन्होंने कट ऑफ किया है किसको, मिस्टर पुतिन के जो लैंड ब्रिज है जेपोर्जिया, इसको कहीं ना कहीं कट ऑफ कर दिया है, जो कि ये किससे जोड़ता था, आपके रसिया के कंट्रोल में था, जो डोनबास जो कि ईस्ट में था और क्रीमिया जो कि साउथ में था, उसको जोड़ने का यहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन एक्चुअली में इसको तोड़ ताड़ के रख दिया है, जिसके कारण से इनकी जो सप्लाई है उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें ये पता लग रहा है कि जो वेस्ट है और यूएस जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मॉरल और एथिकल लाइंस को क्या कर रही है, ड्रॉ कर रही है, और यहाँ पे और ये हेल्प कर रही है यूक्रेन को, जिससे कि ये लड़ाई क्या हो, आगे बढ़ता हुआ चलता रहे और ये कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
अगर इस तरह की चीजें होती रहेगी तो नुकसान किसको होगा? नुकसान सबसे ज्यादा वर्ल्ड को होगा। यानी कि जो लोग देखिए, एक तो यूक्रेन है, एक रसिया है, ठीक है, एक तरफ आपका यूएसए है, यूएसए प्लस आप कह लो वेस्टर्न एलाइज है, और दूसरी तरफ अदर कंट्रीज यानी कि वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड। तो इसको तो इफेक्ट पड़ रहा है, इसको भी इफेक्ट पड़ रहा है, यूएसए और वेस्टर्न एलाइज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पड़ रहा है लेकिन वो फिर भी झेल ले रहे हैं। लेकिन जो बाकी कंट्रीज है, वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल। अगला आर्टिकल है GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, ठीक है, जो आपको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे इस आर्टिकल में। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी भी बन जाता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस है आपके प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं और मेंस में भी जो है आप आंसर राइटिंग के तौर पे लिख सकते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, बैड लोन्स। यहाँ बताया गया है बैड लोन्स। सबसे पहले मैं बता दूं बैड लोन्स होता क्या है। बैड लोन्स वो लोन्स होते हैं जैसे कि आपने एक बैंक ए है, ठीक है, उसने किसी पर्सन को क्या किया, लोन में दिया, लोन में दिया कुछ रुपीस को, ठीक है, जिससे कि वो बैंक जानता है कि इससे क्या होगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन क्या होता है, वो आदमी जो है वो लेके चला जाता है लेकिन उसको वो चुका नहीं पाता है। ये एक आदमी भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी भी हो सकता है। और वो क्या हो गया, अब उसको रीपे नहीं कर पा रहा है, और बैंक ने बहुत कोशिश किया लेकिन 90 दिन के बाद देख रहा है कि भैया ये बैंक, ये पर्सन या ये कंपनी तो रीपे ही नहीं कर पा रही है। तो अब क्या करेंगे, इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, बैड लोन्स में डाल देंगे। यानी कि अब ये लोन्स ऐसा है जो कि हमें एसेट नहीं देगा, और एसेट नहीं देगा तो यानी कि हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, ये हमारे लिए फायदेमंद तो है नहीं, तो उसको कहते हैं हम लोग बैड लोन्स। तो कहीं ना कहीं बैड लोन्स की जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं लो हो रही है, बट राइट्स ऑफ स्टिल बी इन मिक्सिंग। लेकिन जो इसकी लिखा जोखा है उसको, राइट्स ऑफ यहाँ पे क्या है मैं थोड़ी देर के बाद आपको डिस्कस करूंगा, यहाँ राइट्स ऑफ का मतलब क्या है, ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा वहां पे, ठीक है। बट राइट्स ऑफ स्टिल इन मिक्सिंग, जो राइट्स ऑफ है वो क्या हो रहा है, आपका मिक्स हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्या बताया जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ इंडियन बैंक आर लोएस्ट लेवल सिंस 2015, ठीक है। चलिए क्या बताया जा रहा है, देखिए अगर हम पहले की एसेट्स की, नॉन बैंकिंग एसेट्स की बात करें तो वहां पे क्या था, हमें ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ ट्रेंड बनी है 5 साल के अंदर अंदर कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो दर है, वो रेट कहीं ना कहीं घटते हुए नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इनमें अलग अलग जो सिस्टम है वो किस तरह से इफेक्ट डाल रहे हैं, और बैंक ने क्या स्टेप्स लिया है, गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया है, इन सब के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए कॉन्टेक्स्ट को आप डिस्कस कर लेते हैं। लगभग जस्ट 4 ईयर एगो, अगर हम 4 साल पहले की बात करें, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था वो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब था हमारी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। अगर हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है बैड लोन से, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि बैड लोन्स, एनपीए यानी कि बैड लोन्स, जिसको जो अभी तक मिला नहीं है, यानी कि उम्मीद नहीं है कि आगे मिलेगा भी, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो भैया जय माता दी, ठीक है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो कहीं ना कहीं बैड लोन्स की तरह क्या है, वो बैड लोन्स है जो बोरोवर जो है उसको रीपे करने में सक्षम नहीं होता है, यानी कि रीपे नहीं कर पाता है, ठीक है। और जो वो लोन है वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसको 90 दिन हो गए, यानी कि 90 दिन से ऊपर अगर कोई इंसान लोन लेके उसको रीपे नहीं कर पाता है तो जो लोन लिया है, जिस बैंक से लिया है, उस बैंक के लिए वो लोन क्या हो जाता है, आपका एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि एसेट्स जो है आप परफॉर्म नहीं कर रहे। एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होता है, एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। एसेट्स का मतलब है ऐसी कोई चीज जो आपको प्रॉफिट दे, जैसे आप एक घर खरीदते हो, ठीक है, और उस घर को क्या करते हो, आप किराए पे लगाते हो, ठीक है। अब वो किराया क्या होता है, आपका इस घर से आ रहा है तो यानी कि प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इसके लिए एसेट है। लेकिन अगर आप इस घर में रह रहे हो, इस घर में सपोज करो रह रहे हो, और इसको सालों साल इसको मरम्मत करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो, तो अब ये क्या हो गया, एक लाइबिलिटी हो गया, यानी कि इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह से बैंक में भी होता है, जो कैश वगैरह होता है, कैश मतलब आप लोन में घुमा रहे हो तो वो आपके लिए कैपिटल हो गया, ठीक है, एसेट्स हो गया। लेकिन अगर आपको किसी को वापिस देना है वो कैश, तो वो क्या हो जाता है, आपका लाइबिलिटी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं।
तो जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उसकी जो रेशियो की अगर बात करें टोटल रेशियो से, अगर एनपीए रेशियो इज प्रोपोर्शन टू द सच एनपीए टोटल लोन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसके एनपीए को निकालते हैं। मान लीजिए आपने टोटल लोन दिया 100 रुपए और उसमें 80 रुपए वापिस आया और 20 रुपए जो है वापिस नहीं आया, तो ये 20 रुपए आपके क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए के अंडर में काउंट किए जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें 2019 के सेकंड क्वार्टर की, जो एनपीए का रेशियो था इंडियन बैंक में वो कितना था, 9.2, जो कि ऑलमोस्ट कम से कम एक एनपीए हो जाता था 10 लोन अगर आप किसी को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 10 लोग को प्रोवाइड किए तो एक लोग पक्का डिफॉल्ट करेगा, यानी कि वो एनपीए में कन्वर्ट होगा ही होगा। ठीक है। और इसी चीज को कहीं ना कहीं जो बैड लोन्स है वो हमेशा ऐसे ही छुपा रहा, किसके पीछे, आरबीआई के अंडर में छुपा रहा। आरबीआई के अंडर में नहीं, एक्चुअली में आरबीआई को दिख ही नहीं पाया, इसी वजह से तो आपका यस बैंक जो है डूब गया था। ठीक है। तो यानी कि आरबीआई को इस चीज से प्रॉब्लम थी कि भैया एनपीए बढ़ रहा है और आप इसको छुपा कर रख रहे हो, आप बता नहीं रहे हो। तो इसके लिए उसने बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया, जैसे कि आपका है एक्सपेंसिव एसेट क्वालिटी रिव्यू 2016, ये लेके आए किसने, आरबीआई ने, ताकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको, यानी कि एनपीए है, उसकी रिस्क को क्या किया जाए, कम किया जाए, जिससे बैंक क्या करे और अच्छी तरह से लोन जो है दूसरे लोगों को दे सके या दूसरी कंपनियों को दे सके, जिससे बैंक की रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो। ठीक है, बैंक कहीं ना कहीं दिवालिया ना हो। अगर हम बात करें 2016 से लेकर 2019 के बीच में, तो यहाँ पे एनपीए का रेशियो सबसे ज्यादा रहा, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, और ये हमें पेंडेमिक के टाइम पे मतलब कम होते हुए, डिक्लाइन होते हुए दिख भी रहा था। ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन है डिक्लाइन होने के। सबसे पहले तो अगर बात करें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो कि आया था, जो हेल्प करता है, जो कि सिक लोन है, जो कि लोन ले चुके हैं, जो रिकवर नहीं हो रहा है उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। दूसरा, बैंक ने जो बड़े बड़े मनी जो है वो इंडस्ट्री को दे रहे थे, जैसे कि आपके विजय माल्या वगैरह को दे रहे थे, तो इस तरह की बड़े बड़े लोन ना देके उन्होंने क्या किया, इन लोन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि पर्सनल लोन ज्यादा देने लग गए। ठीक है। अब पर्सनल लोन देंगे तो उनको रिकवरी करना जो होता है वो आसान होता है। अब ये क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, क्या इट इज नॉट नोइंग ड्यूरिंग सुन आफ्टर पेंडेमिक व्हाट्स योर लोन अकाउंट अंडर कोविड रिलेटेड मोरेटियम, यानी कि कितने अकाउंट को आपको मोरेटियम दिया गया। मोरेटियम का मतलब क्या होता है, मोरेटोरियम का मतलब होता है कि आपने अगर मान लो 3 साल के लिए कोई लोन दिया है 2 लाख का, अब क्या कर रहे हो, वो कुछ कोविड-19 आ गई जिसके वजह से लोगों के पास पैसे ही नहीं रहा, तो आपने क्या किया, थोड़ा टाइम को एक्सटेंड कर दिया, यानी कि आपने बोला चलो 2-3 साल के लिए दिया है, आपको एक काम करना है 5 साल के लिए क्या करना है, इस लोन को चुकाना है, तो वो होता है मोरेटोरियम। तो ये पता नहीं है कि आपने कितने टाइम के लिए मोरेटोरियम जो है वो दिया है। दूसरा इशू क्या बताता है, जो सडन शिफ्ट है पोर्टफोलियो का, यानी कि आपने इंडस्ट्रियल से सीधा पर्सनल लोगों तक पहुंचाने की बात की है, पर्सनल लोन देने की बात की है, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी इशू जो है बन रही है। और क्या वो पर्सन लाइबल है कि उस पेमेंट को चुका सके, क्योंकि अब एक बात बताइए, आप इंडस्ट्री अगर नहीं दे रहे हो, इंडस्ट्री को नहीं दे रहे, इसका मतलब इंडस्ट्री डूब चुकी है, क्या पर्सन देने की गारंटी है, ऐसा भी क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है द फॉल ऑफ एनपीए स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 2020 कैन लार्ज कंट्रीब्यूट लोन राइट ऑफ। देखिए लोन राइट्स ऑफ, यहां पे मैं आपको समझाता हूं, लोन राइट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इस राइट्स ऑफ का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कोई भी लोन जो है अब रिकवरी नहीं होने वाला है, तो अब आप उस जो लेखा जोखा है उसको हटा के क्या करोगे, आप जो पहले दिखा रहे थे कि हमारा ये रिकवर होने वाला है, वहां से हटा के आप क्या करोगे, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में अब उसको उठा के डाल दोगे, जिससे कि जो आपका एसेट्स आने वाला था, जो एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स की जो बुक है आपको दिखा रहा था कि ये ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, थोड़ा कम कर देगा, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो बुक होगी, खाता होगा, उसको क्या कर देगा, ग्रो कर देगा। जहां पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आरबीआई के द्वारा स्टेप लिया गया था, बैंक्रप्सी कोड लाया गया था, उसके अंडर में इसको क्या कर सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। इसीलिए बैंक क्या करते हैं, अब इनको राइट ऑफ किस में करते हैं, आपके लोन राइट ऑफ में इसको दिखाते हैं। ठीक है। अब बैंक जो है बहुत सारी जो प्रॉफिट है वो भी रखने की कोशिश करती है, कैसे, जो बफर स्टॉक में,
ठीक है, जिससे कि अगर लॉस हो जाए तो इस बफर स्टॉक का इस्तेमाल जो है किया जाए, अगर एनपीए बहुत सारी हो जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं जिससे कि बेनिफिट होगा बैंक के लिए कि वो बैंक क्या करे, फ्रेश लोन को क्या करें, प्रोवाइड कर सके। अगर आप बफर स्टॉक नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली बात है कि भैया अगर आपके पास लोन के लिए पैसा खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आप लोन नहीं दे पाओगे, फ्रेश लोन नहीं दे पाओगे। तो फ्रेश लोन के लिए यहाँ पे बफर स्टॉक रखना थोड़ा सा जरूरी बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीजें बताई गई है क्या, कि आपको एक हेल्थी बैलेंस शीट भी मेंटेन रखना है। तो कहीं ना कहीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट से आपको एक हेल्थी बैलेंस शीट मेंटेन रखना है, जिसके लिए आप राइट ऑफ करते हो। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 2020 में क्या बताया गया, जो ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो उसको जो पब्लिक सेक्टर बैंक लिखती है कहीं ना कहीं वो 6 ईयर में सबसे ज्यादा हाई रहा है। ठीक है, क्यों, ऑटोमेटिकली बात है, आपने उसको उठा के जो एनपीए आप पहले किस में दिखा रहे थे, आप उसको एसेट्स में दिखा रहे थे, अब उसको किस में शिफ्ट कर दिया आपने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, तो कहीं ना कहीं हाई दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है जो आरबीआई रिलीज करती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये भी चीज जो प्रीलिम्स के लिए क्या दिखाती है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देती है। जैसे जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहा है। कब तक, हमें मार्च 2023 तक जो डाटा दिखाया गया उसमें डिक्लाइन करते हुए दिख रहा है, जो कि कहां तक पहुंच गया, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है 3.9 तक पहुंच गया और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है 1% तक आपका पहुंच गया, जो कि लोएस्ट किसके, 2015 के मुकाबले में। ठीक है, आप देख सकते हैं चार्ट पे। अगर दूसरी बात की जाए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक सेक्टर की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है और यहाँ पे दो चीज की बात की जा रही है, रिटर्न ऑफ एसेट्स यानी कि एसेट्स कितना आ जा रहा है और जो कि दिखा रहा है कितना क्लिप हुआ है 1.1%, यानी कि इतने परसेंट जो है बढ़ा है। ठीक है, जो पहले 2018 में कितना था, नेगेटिव 0.2% पे था, यानी कि -0.2 पे, मतलब आ ही नहीं रहा, जो गया है वो भी पूरी तरह से नहीं आ पा रहा था। अब लेकिन जो गया है उससे 1% ज्यादा ही रिटर्न आ रहा है, तो इसके मतलब मार्केट में इंप्रूवमेंट आ रहा है और बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को दिखा पा रहे हैं। ठीक है, लॉस में नहीं जा रहे। अगर हम रिटर्न ऑफ एसेट्स की बात करें, ये कैलकुलेट किया जाता है नेट इनकम ऑफ बैंकिंग बाय इट्स टोटल एसेट्स, यानी कि टोटल एसेट जितना है उसमें जो भी आपका बैंकिंग का इनकम आ रहा है वो आपका क्या कहलाता है, आपका नेट इनकम कहा जाता है। ठीक है, जो रिटर्न ऑफ एसेट्स जो है वो कहा जाता है। अगर एक रिटर्न ऑफ एसेट्स जो है इक्वल टू या ग्रेटर देन 1% है, ये सबसे अच्छा माना जाता है और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट को दिखाता है, किसको, आपके कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, यानी कि जो आपका रिस्क वेटेड है और कैपिटल है उसके जो कंपैरिजन है उससे क्या दिखाता है, अच्छा दिखाता है कि यहाँ आपके पास कैपिटल अच्छी है और रिस्क जो है आपकी कम हो रही है। ठीक है, यही चीज को यहाँ स्पेशली बताया जा रहा है। तीसरी अगर बात करें, इलुस्ट्रेट द रेशियो ऑफ राइट्स ऑफ जीएनपीए। ठीक है, अब यहाँ कंसिस्टेंसी क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड होते जा रहा है ड्यूरिंग 2021 2021 और 21-22 में भी। ठीक है, और यहाँ कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सब्सटेंशियल राइट्स ऑफ हो रहा है किसके द्वारा, प्राइवेट बैंक के द्वारा। ठीक है, अगर हम चौथे रैंक की बात करें, चार्ट की बात करें, जो पर्सनल लोन है कैटेगरी का, जो मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रियल से पर्सनल लोन की तरफ जा रहा है, उसमें रेशियो में क्या दिख रहा है, डिक्लाइन दिख रहा है। ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन जैसे कि हाउसिंग, क्रेडिट कार्ड, व्हीकल्स लोन्स, एजुकेशन लोन्स, इनमें थोड़ा सा डिक्लाइन जो है देखने को नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं हमें ये फैक्ट दिखाता है कि दैट द मोरेटोरियम ड्यूरिंग कोविड-19 डिड नॉट लेटर लीड टू सिग्निफिकेंट बम्प ऑफ एनपीए, यानी कि जो मोरेटोरियम हमने प्रोवाइड किए हैं उसने कहीं ना कहीं एनपीए को क्या किया है, लोन जो है सिग्निफिकेंट बम्प अप नहीं दिखाया है। ठीक है, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए नहीं दिखाया है और कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो चेंजेस भी जो पर्सनल लोन के दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। ठीक है, और जिससे कि हमारी जो एनपीए है वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली कम भी होती जा रही है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल से थोड़ा सा रुकना चाहूंगा यहाँ पे। अगर आपने नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है अन्य भाग्य फियास्को एंड थिंकिंग बियॉन्ड राइस। देखिए क्या बताया जाए, इसको मैं पूरी तरह से आपको क्रक्स में बता देता हूँ, बहुत बार इसको भी मैंने आर्टिकल को कवर अप किया है। ठीक है, जो इलेक्शन था इस टाइम का कर्नाटका का, जो अभी हुआ है हाल ही में और रिजल्ट भी आ गया है, तो उसमें बताया गया कि
अन्न जो उसकी मैनिफेस्टो था, कांग्रेस की मैनिफेस्टो, उन्होंने बताया कि अन्न भाग्य स्कीम में हम एक्स्ट्रा जो 5 किलो राइस है वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, हर लोगों को देंगे। ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अब प्रॉब्लम ये होगी जो ओपन मार्केट सेलिंग स्कीम है, सेल स्कीम है, उसमें सेंटर ने क्या किया, बंद कर दिया कि भैया हम सेल ही नहीं कर रहे। ठीक है। अब जब सेल ही नहीं करेंगे तो प्रोक्योर कहां से करेंगे, तो प्रोक्योरमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो वो क्या हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि भैया अब एक्स्ट्रा जो 5 किलो हमने देने की बात की है तो वो कहां से लाएंगे, है ही नहीं अब जब हमारे पास। तो जब है नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ऑथर है वो सजेशन दे रहे हैं कि भैया आप अल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हो, आप दाल को दे सकते हो, आप राइस को ना देके माइलेट को दे सकते हो। ठीक है, ऑयल्स दे सकते हो। तो क्योंकि ये एक बेटर न्यूट्रिशन है तो आप इनको तो प्रोवाइड करो कम से कम। ठीक है, ये इस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ओपन मार्केट सेलिंग स्कीम की क्यों नहीं दिया जा रहा, इसकी प्रॉब्लम को भी बताया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताया है किस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेंटर पे और डिपेंड ना होके आप अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी जो है वो ला सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। जो अन्य भाग्य स्कीम है वो कहीं ना कहीं 5 मेन इलेक्शन के प्रोमिस में था कांग्रेस के, जो कि कर्नाटक असेंबली के जब इलेक्शन हुआ था तो वहां पे प्रोमिस किया था। और मई 2023 में इन्होंने प्लेस लिया था कि हम एडिशनली 5 किलोग्राम जो है चावल जो है वो आपको फ्री चावल जो है प्रोवाइड करेंगे, जो कि बीपीएल कार्ड से नीचे है। ठीक है, बीपीएल हाउस होल्ड पॉवर्टी लाइन के हाउस होल्ड के लोगों को ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अब नजर आता हुआ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिटिक्स दिखा रहे हैं कि जो पीडीएस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लोगों को भूख से बचाती है, और यही चीज है कोविड-19 के टाइम पे हमने क्या किया था, डबल कर दिया था, जिसके कारण से लोगों को जो है जो हंगर है उसको क्या किया, रोकने में भी हेल्पफुल हुआ। लेकिन ये माना जाता है बहुत सारे कि कवरेज जो 80 करोड़ पीपल है, नॉट ओनली लाउडेबल बट ऑल्सो एडुकेट बिसाइड इन एडुकेट कवरेज। अगर बहुत सारे स्टेट्स की बात की जाए जहां पे न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड ही नहीं की जा रही है। ठीक है, आप सिर्फ दाल चावल और गेहूं देने से ही क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जा रही है, आप भैया उनको और भी चीजें जरूरत पड़ती है। तो ये चीज को बताया जा रहा है कि पल्सेस और ऑयल जो हो सकती है वो भी एक न्यूट्रिशन फूड हो सकती है जिसको आपको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर लेट मार्च 2020 की बात की जाए, सेंटर ने क्या किया था, राशन को डबल कर दिया था, और जो राशन कार्ड के जो लोग हैं उनके लिए राशन को क्या कर दिया था, डबल कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे बात उठती है भैया जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहे हैं। अगर हम नेशनल फैमिली फूड सर्विस सिक्योरिटी एक्ट 2023 की बात करें, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, कवरेज करता है और एक्सपेंड करता है आपके पीडीएस सिस्टम को, और जो बाहर है उनको भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड करने की बात करता है अगर वो इनकैपेबल है तो। अगर यहाँ पे बात की जाए, लॉ जो क्या कहता है कि 50% आपको अर्बन होनी चाहिए और 75% जो है रूरल पॉपुलेशन होनी चाहिए, इस पीडीएस सिस्टम में कवर अप होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग डाटा उठाते हैं, अगर हम लोग इनको कवर अप करते हैं तो किसके बेस पे करते हैं, हम लोग 2011 के पॉपुलेशन के नंबर के हिसाब से इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हर एक स्टेट की कोटा कितनी होगी। ठीक है, कितना राशन कार्ड में जो है बनाया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कवरेज है वो बढ़ रहा है, 500 मिलियन से 800 मिलियन तक पहुंच गया है अभी की अगर बात की जाए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो आप इंडिया की जो यूज है, जो आप डाटा यूज कर रहे हो वो कौन सा है, 2011 का सेंसस है। लेकिन जो अब की टाइम है अब तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई है, तो कहीं ना कहीं आपको 2021 के कंडक्ट के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक 2021 का जो है सेंसस हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे उसको इंक्लूड करोगे। ठीक है, अगर बात की जाए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो उसको कहीं ना कहीं लेटेस्ट कंप्लीट सेंसस की जरूरत है, और जिससे कि वो टोटल पीडीएस कवरेज को कैलकुलेट कर सके। लेकिन ये बहुत सारी डिमांड में पीडीएस सिस्टम को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज को पूरा अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। देखा जाए तो ऑल इंडिया लेवल पे जो अंडर कवरेज रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं 113 मिलियन को एस्टिमेट किया गया है, लेकिन जिसमें 1 मिलियन एक जो है जो मतलब छोड़ा गया है, मतलब इतने इंक्लूडेड ही नहीं है। ठीक है, 113 मतलब 113 जो है मिलियन जो है ये मतलब 1 करोड़ 13 लाख जो है 13 लाख जो है लोग है उसको एक्सक्लूजन कर दिया गया है, मतलब इनको राशन मिल ही नहीं रहा है। और उनमें से 1.1 मिलियन जो है 11 लाख जो है वो तो आपके कर्नाटका में ही है। ठीक है, 1 लाख के करीब जो है वो आपके कर्नाटका में ही है। ठीक है, 1.1 मिलियन। अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स की, वो अपने बजट से ही क्या कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वो बजट से प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ला कहां से रहे हैं, वो ला रहे हैं आपके ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आपके तमिलनाडु हो गया जो कि आपका प्रोक्योरमेंट करती है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब स्टेट क्या करती है, ओपन मार्केट सेल स्कीम से इसको प्रोक्योर करती है, फिर उसको
अपने दोस्त जो जनता है उनके बीच में बांटती है। लेकिन इस साल क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, इसको मना कर दिया है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओएमएसएस यानी कि ओपन मार्केट सेल सिस्टम को क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यूअस कर दिया गया। यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है 3 ब्रॉड पर्पज दिए है कि भैया हम किस वजह से इसको प्रोक्यूर कर रहे हैं, ये इनके बचा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि भैया जो मिनिमम प्रोक्योर करने का रीजन है कि भैया आप पीडीएस सिस्टम में क्यों प्रोक्योर करें, क्योंकि ये सपोर्ट करता है जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि जो फार्मर्स है, फार्मर्स को कहीं ना कहीं आपको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से ये क्या कर रहे हैं, इसको पीडीएस सिस्टम से दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूज कर रही है कि अपने पीडीएस सिस्टम को क्या कर सके, मीट कर सके। ठीक है, और तीसरी जो कि प्राइस को स्टेबलाइज रखने का काम करता है ओएमएसएस स्कीम के थ्रू। ठीक है, अगर हम न्यूज रिसेंटली की न्यूज देखें तो ये क्या है, बहुत सारे जो स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं एनएफएसएस इंटाइटलमेंट से परे ही है। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए, जो तमिलनाडु है वो कहीं ना कहीं ओएमएसएस के थ्रू बल्क सेल करती है। ठीक है, सेल बाय द एफसीआई टू सपोर्ट देयर यूनिक यूनिवर्सल पीडीएस, मतलब ये अपनी जो पीडीएस सिस्टम है यानी कि जैसे अन्य भाग्य स्कीम है। ठीक है, ये खुद की स्कीम जो है बनाते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, लोगों को सप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऐसी स्टेट्स हैं जो यूज करती है ओएमएसएस ग्रेन का अपनी कम्युनिटी किचन को चलाने के लिए या सप्लाई करने के लिए फूड पैकेट्स को। ठीक है, तो ये इसी रूट को कर्नाटका भी अपना रहा है। कर्नाटका ने भी यहाँ पे क्या किया है, अन्य भाग्य स्कीम का प्रोमिस किया है और उसमें राइस को क्या किया, डबल करने की बात की है। तो कोई नुकसान भी नहीं है, तो भैया अलग स्टेट चला रहे तो हम क्यों नहीं चला सकते, हम भी चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रीजन बताया गया है कि गवर्नमेंट ने क्यों डिसकंटिन्यूस कर दिया ओएमएसएस को। ठीक है, लेकिन उसको गवर्नमेंट, अब भाई कर्नाटका चला रहा है तो कर्नाटका को मिलना भी तो चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, अभी वहां पे यहाँ सेंटर जो है रीजन दे रहा है कि सबसे पहला है कि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं करना जरूरी है और उसके लिए हमें प्रोक्योरमेंट करना जरूरी है। ठीक है, और कोई क्या गारंटी, और ये साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट ट्रेडर है उनकी गारंटी नहीं है कि ओएमएस राइस, जो ओएमएस स्कीम से जो वो राइस खरीदे क्या उसको फिक्स रेट पे बेचे। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। दूसरा बताया जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी मेंटेनेंस को कहीं ना कहीं लेके चिंतित है कि स्टॉक को इस बार मेंटेन नहीं कर पाई। ऑब्वियसली बात है, मेंटेन नहीं हो पाएगी क्योंकि इस बार जो पैदावार है वो कम हुई है और साथ ही साथ इरेटिक सीजन भी, जो वेदर है वो कंडीशन भी देखा गया है, जिसके कारण से जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो ये चीज कहना भी सही है सेंटर के लिए। और तीसरी अगर बात की जाए, तीसरी क्या बताया जा रहा है, गोइंग टू गिव फूड ग्रेन्स टू सेम बेनिफिशियरी। अब आप जो फूड ग्रेन्स है वो क्या कर रहे हो, सेम बेनिफिशियरी को ही तो दे रहे हो। हम पीडीएस सिस्टम में जिनको बांट रहे हैं, अन्य भाग्य स्कीम में भी तो उन्हीं को बांट रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ। आप या तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से लोग एक्सक्लूजन में, तो आप अन्य भाग्य स्कीम में कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड करो। क्यों इन लोगों को दो बार राशन जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक बार तो ले ही रहे हैं, दूसरी बार और ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को बताया जा रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे, और इसके लिए सॉल्यूशन क्या बताया गया कि कर्नाटका के पास ऑप्शन क्या क्या है कि आप उन लोगों को पहले आइडेंटिफाई करो कि जिन लोगों को ये एक्चुअली में जरूरत है। ठीक है, जो एक्सक्लूजन है, जैसे कि आपके 1.1 मिलियन जो लोग हैं वो जो एक्सक्लूडेड है उनको कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करो आप। ठीक है, और दूसरी चीज आप प्रोक्योर करो माइलेट को, जिससे कि आपकी ऑब्लिगेशन जो है वो पूरा हो सके। आपको क्या करना है, लोकल डाइट में कहीं ना कहीं रागी जैसी चीजों को प्रोवाइड करनी है, जिससे कि उनकी न्यूट्रिशन हो, वो न्यूट्रिशन जो है वो ज्यादा मिले। ठीक है, किससे, राइस से। ठीक है, कर्नाटका को, क्योंकि कर्नाटका में पता है मेजर प्रोड्यूसर है किसका, माइलेट का। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। कर्नाटका जो है मेजर प्रोड्यूसर है आपके माइलेट के। ठीक है, और जो स्टेट प्रोक्योर कर सकती है अपनी एमएसपी पे। ठीक है, तो एमएसपी पे आप क्या कर सकते हो, इसको प्रोवाइड करा सकते हो। और स्टेट्स को कहीं ना कहीं और अलग चीजों पे डाइवर्सिफाई करनी है, जैसे 2 किलोग्राम आप दाल दे दो, 1 लीटर आप तेल फ्री में दे दो, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अन्य भाग्य स्कीम को और ज्यादा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। तो यही चीज बता रहा है कि आप पीडीएस सिस्टम को एक्सपेंड ना करके, अगर आप उस चीज को देख रहे हो कि अपने स्टेट रन जो स्कीम है उनको देख रहे हो, तो आप उनको क्या करो, डाइवर्सिफाई करो, जिससे कि आपकी खुद की बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिस्टोरिंग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्राउन ज्वेल। देखिए क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से जो मल्टीलेटरल ट्रेड है वो चल रहा है, और किस तरह के प्रेसिडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, यानी कि जो आपके प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं
जो पहले से जो चल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, यही चीज़ की बात की गई है। ये काफ़ी ये बिल्कुल भी मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके थोड़े बहुत कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर एग्जाम व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन थोड़े बहुत चीज़ जानने की जरूरत है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। अगर हम बात करें जून 2022 की, तो जो मेंबर कंट्री है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने कहीं ना कहीं फेस किया सेविंग बिल्स को, ठीक है, और इंडिया यहाँ पे कहीं ना कहीं वाइटल रोल जो है निभा रहा था, ठीक है। अगर जिनेवा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात करें, यहाँ कहीं ना कहीं एक फेथ लाने की बात की गई है, जो कि ट्रेड मल्टीलेटरल अलाइव दिखाता है, यानी कि मल्टीलेटरल ट्रेड जो होती है उसको कहीं ना कहीं जीवित रखने के लिए एक फेथ जो है वो रखा है। यहाँ पे बात की जा रही है किसको, WTO के जो सेटलमेंट सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं दोबारा से सही करने की, पुनर्जीवित करने की, ठीक है, बात की जा रही है, जिसको कहा गया है कि क्राउन ज्वेलर कहा गया है 2024 में। अगर हम 2019 की बात करें, WTO की 2 टायर सिस्टम DSSB जो है पैरालाइज हो गई, मतलब खत्म हो गई थी। जैसे द अपीलेट बॉडी जो कि एक सेकंड टायर है, ठीक है, जो WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा है, तो वो क्या करती थी, जो अपील होती थी WTO के पैनल के द्वारा जो अपील होती थी उसको कहीं ना कहीं सुनती थी, लेकिन ये नॉन फंक्शनली हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो सिंगली हैंडेड कर रही है कि ब्लॉक कर रही है इसके अपॉइंटमेंट नंबर को, यानी कि जो अपॉइंटमेंट होती थी वो क्या कर रहा है, जो इसके अपॉइंटमेंट है उस पर बाधा डाल रहा है, थोड़ी रुकावट डाल रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन फंक्शनिंग कर रही है, ठीक है। अपीलेट बॉडी की बात की जाए तो ये 1995 से 2019 तक इन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रूल में एक पावरफुल एक अच्छा रोल निभाया है, ठीक है। होल्डिंग पावरफुल कंट्रीज, इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन जो है, इन्होंने कहीं ना कहीं अगर लॉ को ब्रीच किया है तो इनको अकाउंटेबल भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ठहरा है। लेकिन अपलेट की बात करें, अपलेट बॉडी की, ये क्या हो सकती है अभी विक्टिम ऑफ इट सक्सेस, मतलब सक्सेस के वजह से ये क्या हो सकती है, अभी परेशानी में आ चुकी है, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, खुद भी उस गड्ढे में गिर जाओगे। तो यही चीज अगर यूएसए और जैसे वेस्टर्न एलाइज के लिए आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं यूएसए वाले, यानी कि आपने यूएसए को परेशान किया है, तो यूएसए को आपने परेशान किया है, तो अभी यूएसए आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, मतलब आपकी अपॉइंटमेंट को लेके, ठीक है। तो क्या है, तो यूएस का जो री अप्रोच है अपीलेट बॉडी का, तो वो क्या कर रहा है, ओवर रीच कर रहे हैं, और जो कहना है यूएस का कि इट्स असाइन इंस्टीट्यूशनल मैंडेट, और ये आर्ग्यू दे रहा है कि अपलेट बॉडी को एक अपनी रोल जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, और जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है यूएस को, वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ सेटलमेंट एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, ये जो कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग प्रेसिडेंट होनी चाहिए इनके ऊपर, ठीक है। अब बात की जाए इसकी, कोई नो रूल ऑफ प्रेसिडेंट इंटरनेशनल लॉ में अगर बात की जाए, इट वाज स्टेब्लिश देयर इज नो रूल ऑफ स्टे ऑफ डिसीजन, मतलब कि कोई भी रूल ऑफ प्रेसिडेंट है ही नहीं इन इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। तो WTO की जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बताया गया, DSU में बताया गया, यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग में क्या बताया गया, इसमें आर्टिकल 3.2 में ये पूरी तरह से क्लियर स्टेटमेंट है कि रूलिंग कैन बी नाइदर एड और नॉट डिमिनिश, मतलब जो रूलिंग है उसको ना तो आप बढ़ा सकते हो और ना ही कम कर सकते हो, तो इस चीज की बात बताया जा रहा है। कोई देखिए इसमें इस तरह की चीजें जो है ये इनके प्रभास रंजन जी के खुद की स्टडीज है, खुद की जो व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, ना ही इसको ज्यादा इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है इन्होंने किस तरह से इस चीज को बताया। लेकिन फिर भी हम मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एक फाइन बैलेंस हमें क्या करना चाहिए, लेके चलना चाहिए इस तरह की चीजों को, और जिससे कि हमारी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट हो उसको क्या कर सके, हम बेटर कर सके, क्योंकि WTO आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम देखा जाए WTO क्यों शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो आपके वर्ल्ड वॉर हुए थे उस टाइम पे कहीं ना कहीं इसको जरूरत थी किसकी, न्यू लिबरलाइज इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, ठीक है, यानी कि जो उस टाइम पे उभरते इकोनॉमिक है उसको कहीं ना कहीं एक नई दिशा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं बनी थी। तो अब जो है आप ये कह सकते हो कि WTO जो है एक बेटर पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको और रिफॉर्म करने की जरूरत है। आप ये नहीं कि आप इसके पोजीशन को क्या करो, कम कर दो, आपकी इसकी जो वैल्यूज है उसको कम कर दो, आपको इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, और इसमें थोड़ी बदलाव लाके आप क्या कर सकते हो, इसको जो सॉवरेंटी है इनको क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है, जिससे कि ये जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स वगैरह है वो क्या कर सके, इस पे जो है अच्छा काम कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो इमर्जिंग जियो इकोनॉमिक चैलेंज है जो कि
राइजिंग करता है चाइना यूएसओ को, उसको कहीं ना कहीं जो आपकी फुल पावर देना चाहता है कि ट्रेड पॉलिसी को, इस तरह से भी चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकना भी जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इसमें बताया गया, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल के, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।